चलो यार, आज हमारा हो गया 24 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला न्यूज़ आया है हमारा BUR रिपोर्ट। ये BUR रिपोर्ट क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बाईनियल अपडेट रिपोर्ट। ठीक, बाईनियल अपडेट रिपोर्ट। और ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्लाइमेट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो अभी इंडिया ने अपना चौथा बाईनियल रिपोर्ट सबमिट किया है। किसको सबमिट किया है? तो इसको सबमिट किया है, ये ध्यान रखना नाम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन वाले को सबमिट किया है। ठीक, अब इस रिपोर्ट में होता क्या है? तो इस रिपोर्ट में इंडिया का ग्रीन हाउस गैस कितना बढ़ा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडिया ने कितना किया है, इंडिया ने क्लाइमेट प्रोग्रेस में कितना अच्छा काम किया है, ये सब इस रिपोर्ट में लिखा होता है। तो बाईनियल अपडेट रिपोर्ट सीधा एक रिपोर्ट है जो 2 सालों में आता है। देखो नाम है ना बाईनियल, तो 2 सालों में एक बार आता है। ये रिपोर्ट सबमिट किसको किया जाता है? तो UNFCCC को किया जाता है। इंडिया ने चौथा बाईनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिट किया है और इस बाईनियल अपडेट रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस कितना बढ़ा है, क्लाइमेट पे हम कितना प्रोग्रेस किए हैं, इसके बारे में डिटेलिंग होती है। तो इस बार का रिपोर्ट देखो, इस बार के रिपोर्ट में बताया क्या गया है? तो इस बार के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया की जो इमिशन इंटेंसिटी है, इंडिया की जो इमिशन इंटेंसिटी है, मतलब हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रहे हैं, उसमें कमी आई है। कितना कमी आई है? 33% ऑफ GDP। हमारा जितना GDP है उसका 33% कमा है। ठीक, बिटवीन 2005 एंड 19, 2005 से लेकर 2019 के बीच में जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी था वो 33% कम गया है हमारे GDP से। और हम अपने टारगेट को पहले अचीव किए हैं, टाइम से पहले अचीव किए हैं। टारगेट था 4 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट करने का, हम आज ही कंप्लीट करके बैठे हैं। ठीक, ऐसा कुछ समझो। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, हमारा कार्बन सिंक इंक्रीज हुआ है। अब कार्बन सिंक क्या होता है? मान लो ये सिंक है, तो ये वॉश बेसिन है, इसमें सारा पानी बह जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। उसी तरीके से कार्बन सिंक है ना, तो कार्बन ऐसे आएगा और बह जाएगा, नेचर में मिल जाएगा। तो कार्बन सिंक का काम कौन करते हैं? फॉरेस्ट, पेड़ करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन का यूटिलाइजेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ना। तो पेड़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ट्री कवर हो गए, ये सब कार्बन सिंक हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये लोग कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इंडिया में कार्बन सिंक भी कॉन्सिस्टेंट वे में इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट और ट्री कवर भी इंडिया में इंक्रीज हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना। और देखो, इंडिया चौथे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल किया है। ठीक, मतलब हम चौथे नंबर के देश आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल किए हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना। तो ये हमारा बाईनियल अपडेट रिपोर्ट था। दूसरा न्यूज़ देखो, सुभाष चंद्र बोस से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इनसे रिगार्डिंग एक करंट लिंकेज है कि सुभाष चंद्र बोस से रिगार्डिंग एक प्राइज दिया जाता है। उस प्राइज का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब आपदा प्रबंधन को हम डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये प्राइज दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और 2026 का प्राइज अभी दिया गया है। क्यों दिया जाता है प्राइज? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बता ही दिए। और 2026 का प्राइज दिया गया है 2 लोगों को। 2 लोगों को क्या? एक इंस्टीट्यूशन है सिक्किम का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ना, सिक्किम का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक तो इस इंस्टीट्यूशन को मिला है और एक इंडिविजुअल को मिला है। उस इंडिविजुअल का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक। ये फीमेल है, इनको मिला है। तो एक इंडिविजुअल कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक। और एक इंस्टीट्यूशन कौन? सिक्किम का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनको 2026 का प्राइज मिला है, दोनों को। इंस्टीट्यूशन में इसको, इंडिविजुअल में इसको, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक, तीसरा न्यूज देखो, संपन्न पेंशन पोर्टल। तो संपन्न एक पोर्टल है जिसपे इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है उसका अकाउंटिंग और मैनेजमेंट होता है। अब इस संपन्न पोर्टल को हम लिंक कर दिए हैं उमंग पोर्टल से। उमंग पोर्टल कुछ नहीं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तुम प्ले स्टोर खोलो, सर्च करना उमंग, डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी उमंग मोबाइल एप्लीकेशन से हम इंडिया का जो पेंशन वाला पोर्टल है, संपन्न पोर्टल, उसको लिंक कर दिए हैं। ठीक, न्यूज़ इतना है। अब हमको संपन्न पोर्टल के बारे में जानना है। तो संपन्न पोर्टल इंडिया का पेंशन और अकाउंट को पूरा मैनेज करता है। ये किसकी इनिशिएटिव है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ये इनिशिएटिव है। इसको बनाया किसने है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स ने इसको बनाया है। कब बनाया था? 2018 में ये लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है? ताकि इन्हेंस हो ईज ऑफ पेंशनर्स,
जैसे कि हम पेंशनर्स हैं, पेंशनधारी हैं, हमको पेंशन मिलने वाला है, तो हमारा ईज बना रहे ना, हमको पेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम ना करना पड़े, हमको आसानी से पेंशन मिल जाए, तो ये ईज ऑफ पेंशनर्स को इन्हेंस करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा। ठीक, अब इसी संपन्न पोर्टल को हम उमंग से लिंक कर दिए हैं। उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि आज का न्यूज़ था, जो तुमको हम बता दिए। संपन्न पोर्टल भी पूरा बता दिए। कई बार यूपीएससी बड़े छोटे से हल्के सवाल पूछ लेता है जो हमारे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, वो उमंग का फुल फॉर्म पूछ देगा। ऐसे लिख देगा, उमंग स्टैंड्स फॉर रिसेंटली सीन न्यूज़, ये इसका फुल फॉर्म बताओ। रिसेंटली उमंग सीन इन न्यूज़, उमंग स्टैंड्स फॉर, और 4 लाइन लिखा रहेंगे, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन, ये ऐप हम शॉर्ट में लिखे हैं, ये एप्लीकेशन है, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक, चलो चौथा न्यूज़ देखो, भाषा। ये भाषा लैंग्वेज वाला भाषा मत समझ लेना, ये इंसान का नाम है। ये एक संस्कृत प्ले राइट रहे हैं हमारे एंशियंट इंडिया में, और ये कालिदास से भी पहले रहे हैं, प्रीसीडिंग कालिदास पहले रहे हैं। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि ये उज्जैन में रहे हैं। कोई ऐसा हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं है, बस ऐसा माना जा रहा है कि ये उज्जैन के रहने वाले थे। इनका वर्क्स को, इनके जो काम है, इन्होंने जो जो लिखा है, उनके वर्क्स को रीडिस्कवर किया गया है। 1912 में रीडिस्कवर किया गया। और किसने किया? एक इंडियन स्कॉलर गणपति शास्त्री थे, इन्होंने इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। अब इनका जो प्ले होता था, इनका जो वर्क होता था, वो माइथोलॉजिकल और हीरोइक थीम पे बेस्ड था, जो कि रामायण और महाभारत से लिंक है। ये लव, मॉरलिटी और ड्यूटी पे भी लिखते थे, और ये बैटल सीन्स और किलिंग सीन्स को भी दिखाते थे। ठीक, और देखो इनका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस किया है किनको? जो 2 हमारे फेमस राइटर हैं ना, कालिदास और भावभूति, ये 2 लोगों को इनका वर्क बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मतलब ये दोनों लोग, ये भाषा जो हमारे प्ले राइट हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, ध्यान रखना। अब उनका कुछ नोटेबल वर्क देख लो, किनका? भाषा का। तो नोटेबल वर्क देखो यार, पहला नोटेबल वर्क है स्वप्नवशावदत्ता, स्वप्नवशावता। ठीक, स्वप्नवशावदत्ता, ये लव एंड सेक्रीफाइस की कहानी है। बात तो सही है, लव एंड सेक्रीफाइस, ये पढ़ेंगे। दूसरा एक उन्होंने लिखा है मध्यमा वयोगा, इसमें रीयूनियन दिखाया गया है भीमा और घटोत्कच का। ये जो लोग रीयूनाइट होते हैं ना, उसको दिखाया गया है इसमें। तीसरा कर्णभारम, कर्णभारम, ये तीसरा है, इसमें बर्डन ऑफ कर्णा दिखाया गया है। देखो, कर्ण का भार, कर्णभारम, तो इसमें बर्डन ऑफ कर्मा दिखाया, ये कर्णा, कर्ण का बर्डन दिखाया गया है, जो कि महाभारत से लिंक है। फिर से उरुभंगा, उरुभंगा में जो दुर्योधन की जांग, थाई टूट गई थी, उसके बारे में दिखाया गया है। और एक है कारुदत्ता, इसी को हम मर्चकटिका भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा सा। कारुदत्ता, जिसको हम मर्चकटिका भी कहते हैं, इसमें पिक्चर दिखाया गया है अर्बन लाइफ का, जो एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो हड़प्पन साइट को बोलते हैं ना कि काफ़ी ये डेवलप्ड है। मोहनजोदारो, टाउन प्लानिंग वाला, ये सब देखते हैं ना कि इन सब साइट में तो भैया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न जो प्लानिंग होती है, वैसी प्लानिंग की गई है। तो इस वाले नॉवेल में इन्होंने दिखाया है कि एंशियंट इंडिया में अर्बन लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं लोग। ठीक, तो ये हमारे चौथे न्यूज़ हो गए। 5वां न्यूज़ देखो, इंडिया यूरोपियन यूनियन। जब तुमको हम ग्रीनलैंड कराए थे तो बताए थे ना कि यूएस इतना हंगामा कर रहा है, इसके बैकड्रॉप में भी बहुत चीज़ें चल रही है। और जिस दिन ग्रीनलैंड करे थे उसी दिन तुमको बताया थे कि देखो, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन सब यूएस के अगेंस्ट जाकर, इनके क्लोजेस्ट एलाई होकर इनके अगेंस्ट जाकर ग्रीनलैंड में ट्रूप्स को भेजा है। रिकॉन्सनेंस मिशन, तुम लोग आंसर राइटिंग भी किए थे। एक और चीज़ बताए थे कि यूएस हल्ला कर रहा है, लेकिन इंडिया, यूरोपियन यूनियन, रसिया सब आपस में बैकड्रॉप में बात कर रहे हैं कि इस यूएस के एक्शन को कैसे काउंटर किया जाएगा। और वही देखो न्यूज़ में आया है। देखो, अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की लीडर्स की समिट दिल्ली में होने वाली है, कल परसों में हो जाएगी। अब इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच, क्योंकि यूएस के सैंक्शन के बाद वो हैम्पर हुआ था, तो उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और एक मार्केट, और इसके फाइनलाइज होने से जो मार्केट होगी वो 2 बिलियन लोगों के लिए मार्केट क्रिएट हो जाएगी। अगर ये फाइनलाइज हो जाएगा ना एफटीए इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच, तो ये 2 बिलियन लोगों के लिए मार्केट क्रिएट करेगा। और इतना बड़ा मार्केट होगा कि पूरे दुनिया का जो 1 क्वार्टर जीडीपी होगा ना, वो इन्हीं इंडिया यूरोपियन यूनियन से निकलेगा। अकाउंटिंग क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये इतना बड़ा हमारा
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच कि ये 2 बिलियन लोगों को मार्केट एसेस दे देगा और पूरे ग्लोबल जीडीपी का 1/4 यहीं से आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। अब तुमको हम ये भी बताए थे ना कि इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन चल रहा है, बैकड्रॉप में रसिया के साथ भी चल रहा है, बात कर रहे हैं। तुमको पता है, तुम सिर्फ गूगल पे अभी सर्च करना इंडिया यूरोपियन यूनियन। अब ये तो लीडर समिट हर बार होता है, कॉपरेशन होते रहता है, लेकिन वो लोग इंडिया को बोल क्या क्या रहे हैं तुम पढ़ोगे तो कहोगे कि ये यही यूरोपियन यूनियन है। जब ट्रंप ने हम पे अभी सैंक्शन डाला था तो हमसे रिश्ते खराब किए थे, और अब जरूरत खुद की है ना, क्योंकि यूएस खुद अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, नहीं संभल रहा है, तो यूरोप के लिए भी चैलेंज है वो। तो भैया नॉर्वे की एक लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है ये सबसे बेस्ट ट्रेड डील है, और ये मदर ऑफ चॉइस है, मतलब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा है नॉर्वे की लीडर ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील को। नॉर्वे कहाँ याद आ रहा है? ग्रीनलैंड का मैप नॉर्वे याद आ रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड याद आया मैप पे? ऐसे मैप बना था, यहाँ पे कहीं कुछ था क्या? ऐसे 3 देश थे, यहाँ ग्रीनलैंड था, नीचे यूएस कनाडा था, ऊपर रसिया था, यहाँ आर्टिक सर्किल, यहाँ पूरा ये आर्टिक सर्किल था, यहाँ अटलांटिक ओशन, यहाँ आर्टिक ओशन। ध्यान आया मैप? यहीं पे था ना नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो वही नॉर्वे वाला लीडर कह रहा है कि ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड डील होगा ना, ये तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील है। तुम सोचो, हम तुमको क्या बताए थे आज से 20 दिन पहले, जब इसकी कोई चर्चा नहीं थी, जब पूरा यूरोपियन यूनियन यूएस के गोदी में बैठ के हम पे टैरिफ खिला रहा था, हम पे, इंडिया पे, और तुमको हम बताए थे ना ये चीज़ होगी और कभी ना कभी खबर में आ जाएगी। आज आ गई है दोबारा, जो पूरी कहानी बताए थे वो पूरी कहानी आज आ गई है। तो बताने का पर्पस ये है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो ये हमको फार साइटेडनेस व्यू देता है। 20 दिन 25 दिन बाद जो होने वाला है वो हम आज प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, तो ये तुमको बता दिए। अब इंडिया यूरोपियन यूनियन का कॉपरेशन वाला एरिया देखो, तो पहला तो ये लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कॉपरेट करेंगे, टैरिफ बैरियर्स को कम करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे, और चाइना, रसिया, यूएसए पे जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी को कम करेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कोलैबोरेट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन सब में कॉपरेशन करेंगे। तीसरा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पे कोलैबोरेट करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन। और चौथा, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईएमईसी कराए हुए हैं ना, तो ये आईएमईसी भी चलता है इंडिया से लेकर यूरोप तक, जो कि ट्रेड और कनेक्टिविटी को फर्दर इनहेंस करेगा। तो ये सब एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। अब इस रिश्ते में चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस पहला है नॉन टैरिफ बैरियर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स बार बार कराए हैं, एग्रीकल्चर में डिटेल में कराए हैं। पी से फाइटो, ए से एंड, और फिर पी से रुकना, ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख के गलती कर दी है क्या यार? इसका फुल फॉर्म यहाँ तो लिख ही दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? सैनिटरी ग्राउंड्स, सैनिटरी ग्राउंड्स मतलब साफ सफाई के ग्राउंड्स पे, फाइटो सैनिटरी मतलब वही सैनिटरी फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स एक ही है कि साफ सफाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाना। तो नॉन टैरिफ बैरियर, इस पे कोई टैरिफ तो लगा नहीं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे कोई टैरिफ नहीं लगा है, कोई फाइन नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है फार्मा दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, किसको? यूरोपियन यूनियन को, उसको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका ये जो दवाई आया है, आपका ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये सड़ा गला है, ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता है, इसलिए हम इसको सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो डाटा प्राइवेसी रूल्स हैं वो बड़ा स्ट्रिंजेंट हैं, जो कि इंडिया के डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के साथ क्लैश करते हैं। पहले डाटा लोकलाइजेशन समझो क्या है। ये हमारा इंडिया है, ठीक। अब इंडिया में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है जो कि अब एक्स हो गया है, टेलीग्राम भी है, सब है।
अब ये सब इंडियन कंपनी तो है नहीं, सब फॉरेन कंपनी है, सबका देश फॉरेनर है, ये कोई फॉरेन कंपनी फॉरेन देश है, ये फॉरेन कंट्री है जहाँ ये लोग रहते हैं। अब इंडिया का कहना ये है कि फेसबुक तुम इंडिया में हो, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, मेरे जितने यूज़र्स हैं, इंडिया के जितने पॉपुलेशन है, इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं, वो लोग अकाउंट बनाए हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। तो इंडिया ये कहता है कि तुम मेरे यूज़र का डाटा मेरे बॉर्डर के बाहर लेकर मत जाओ, अपनी ऑफिस इंडिया में बना लो, और इंडिया के ये जितने यूजर हैं ना जो तुम पे अकाउंट बनाए हुए हैं, इनका डाटा इंडिया में ही रहने दो, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं डाटा लोकलाइजेशन, कि इंडिया का डाटा इंडिया में लोकलाइज्ड रहे, कहीं बाहर नहीं जाए। तो यूरोपियन यूनियन का जो डाटा प्राइवेसी रूल्स है वो हमारे डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी से क्लैश करता है। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस, कैसे इंडिया रसिया का हाथ पकड़ा है, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन और वेस्टर्न अलायंस का हाथ पकड़ा है, ये एक जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस है। तीसरा, यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है, यूएस कुछ भी कर रहा है, तो ये तो कॉमन पॉइंट बन गया है जिससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। अब ये चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड बताओ कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया डायलॉग और निगोशिएशंस करते रहे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन करे, मतलब ऐसा रिकॉग्निशन जो दोनों म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करे, दोनों के लिए फायदेमंद हो, मतलब इंडिया यूरोपियन यूनियन दोनों का बेनिफिट हो, ऐसा एग्रीमेंट साइन करो। मल्टीलैटरल इंगेजमेंट करते रहो, जैसे G20 WTO में इंडिया यूरोपियन यूनियन इंगेज करते रहे। टेक्निकल डिप्लोमेसी को प्रमोट करो, टेक्निकल डिप्लोमेसी में ये डाटा लोकलाइजेशन को ठीक करो। फिर से जो हमारा स्पेस मिशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब में कोलैबोरेट करो। और जो फेस्ड अप्रोच चलाओ, फेस्ड अप्रोच मतलब सब काम इकट्ठे शुरू मत कर दो, एरिया ऑफ प्रायोरिटी तय करो। जैसे एरिया ऑफ प्रायोरिटी आज के डेट में क्या है, ट्रेड है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सबको प्रायोरिटी करके तुम काम करो और फेज्ड अप्रोच में करो कि फर्स्ट फेज में टॉप प्रायोरिटी वाले काम कर लिए, सेकंड फेज में उससे कम प्रायोरिटी वाले काम कर लिए, ऐसे करके। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया। तो ये पूरी कहानी तुमको हम पहले ही बताए थे कि ये बैकड्रॉप में यूएस की चीज़ें चल रही हैं, ये होगी, और देखो हो रही है चीज़ें। एक और चीज़ तुमको हम बता देते हैं, यूएस जो इतना बड़बोलापन कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ना, इसका अलग अलग कारण तो जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आंसर राइटिंग में कर ही लिए हैं, नोट्स में तुमको कराई दिए हैं, लेकिन एकमात्र कारण जो हम बार बार बोल देते हैं, अभी फिर बोल दे रहे हैं, कि अमेरिका में एक रूल चलता है कि वहाँ पे कोई भी एक इंसान 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ट्रम्प चचा एक बार पहले बन चुके हैं, ये इनका दूसरा टर्म चल रहा है, इनको पता है कि तीसरी बार ये चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ही नहीं है कि तीसरी बार आप प्रेसिडेंट बनिएगा। तो ये जो बनाए हैं ना हम, ये है कटोरा। अब इनको कटोरा लेके भीख मांगने जाना नहीं है अमेरिका की जनता के पास, इसलिए इनको जो मन में आ रहा है किए जा रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है अमेरिका के लोग परेशान नहीं है? वो तबाह हो चुके हैं, मतलब वो एक तरीके से हर दिन तरस रहे हैं ट्रम्प। मतलब ये इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दिया है ट्रम्प ने कि वहाँ पे एक अमेरिकन रेजिडेंट थी लोकल, उसको गोली मरवा दिया। मतलब वो मिस फायर में गोली मर गई है, उनको ऐसा लगा कि ये कोई फॉरेनर है और वो शूट कर दिया, और शूट करने के बाद पता चला कि अरे ये तो लोकल अमेरिकन है, और डेथ हो गई उसकी। तो ऐसा कियोस अमेरिका में मचा हुआ है। दवाइयाँ वहाँ मिल नहीं रही हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ चल रही है। तो अमेरिका के लोग भैया हम लोगों से ज़्यादा परेशान हैं ट्रम्प से, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो कटोरा लेके एक बार भीख उसको दे दिए हुए हैं, तो सेकंड टर्म तो पूरा करना होगा। हालांकि यूएस की जो अपोजिशन वाली कांग्रेस है उसने तो कहा है कि ट्रम्प के रिमूवल का हम काम करेंगे अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा किया तो। ये यूएस का ही कांग्रेस का जो अपोजिशन है वो कह रहा है, सोचो, डायरेक्ट कहा है कि ट्रम्प ने अगर एक भी ये क्या बोलते हैं एग्रेशन शो किया तो हम रिमूवल पे इसके बात करेंगे, ऐसा करके लिखा गया, बोला गया है, न्यूज़ आया है। तो वो सब हमारे काम का नहीं है। ये जो तुम कहानी, तुमको मेन मुद्दा हम बता दिए हैं, ट्रम्प की फीलिंग और ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है। जिस दिन ट्रम्प का टेनर खत्म होगा, नया यूएस का कोई भी लीडर आ जाए, कोई भी यूएस में नया लीडर आ जाए, उसके रिश्ते इंडिया से अच्छे होंगे 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 2000% अच्छे होंगे। ये वही ट्रम्प है जब 2015 से 19 का इसका टेनर चल रहा था, तब मोदी ट्रम्प ऐसे कहानी चलती थी। लोग कहते हैं कि अभी डिकेड्स में अमेरिका, रिसेंट डिकेड्स में, मतलब 10 सालों में अमेरिका और यूएस, मतलब अमेरिका और इंडिया के रिश्ते अच्छे हुए हैं। नहीं, हम कहते हैं ट्रम्प के टेनर में ट्रम्प और मोदी के रिश्ते अच्छे हुए हैं। और फिर बिडेन आया और तीसरी बार फिर
ये ट्रम्प आया है तो इसका एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, इसको पता है कि अब हमको कटोरा लेके भीख मांगने जाना नहीं है, तो इसलिए इसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। जब इसको जरूरत थी अमेरिका के लोगों के भीख की, तब मोदी का ये पकड़े हुआ था, ठीक। इंडिया का ये हाथ छोड़ा नहीं था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है आज के डेट में। अरे भैया तुम बेचोगे किसको, हम खरीदेंगे नहीं तो। तुम एक्सपोर्टर हो, हम भले आज के डेट में इंपोर्टर हैं, हमको 2047 लग जाएगा विकसित भारत बनने में, लेकिन अगर बात एकदम टसन की आ जाएगी, बात एकदम इज्जत की आ जाएगी और हर चीज़ करने की आ जाएगी, खरीदने बंद कर देंगे, इम्पोर्टें बंद कर देंगे। अरे ठीक है, तरसेंगे हम ही लोग, भूखे तो नहीं मर जाएंगे, इंडिया में इतना खाना है कि हम लोग भूखे सर्वाइव करेंगे, खाना वाना खा लेंगे। हाँ 5 साल 10 साल देश हमारा और पीछे चला जाएगा, लेकिन तुमसे खरीदेंगे नहीं। तो हम बर्बाद होंगे तो तुम बेचोगे किसको, तुम बनाओगे किसको, अकेले हम थोड़ी बर्बाद होंगे। अरे तुम बेच तब रहे हो जब हम खरीद रहे हैं, ठीक। तो भैया डिमांड एंड सप्लाई पे दुनिया चल रही है, इकोनॉमिक्स में कराए हैं ना, तो कभी भी अपने देश को कम मत आंकना। हम बहुत पोटेंशियल वाले कंट्री हैं, कभी ये यूएस के प्रेशर में मत जाना। यूएस ये सब पे दबाव बनाने का काम हम कर सकते हैं, 150 करोड़ का देश है हमारा, ठीक ना। कहने वाली चीज़ें हैं बस। अमेरिका के लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इंडिया से ज़्यादा परेशान हैं, और कोई सबसे ज़्यादा ट्रंप के रिजीम से परेशान है तो वो उनकी आम जनता परेशान है। दुनिया को तो जो है, हम लोग दुनिया का देख रहे हैं, अमेरिका की डोमेस्टिक न्यूज़ हम नहीं सुन रहे हैं ना, सुनना कभी। वहाँ के लोग ट्रंप से ज़्यादा परेशान हैं, ठीक। चलो टेक केयर।